वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2023 में। इंडियन सोसाइटी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम जून महीने के इंडियन सोसाइटी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पीएम श्री स्कूल के बारे में है। इसके जरिए हम स्टूडेंट्स को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करेंगे। ये स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल्स होंगे जिन्हें 2020 के एनईपी की जो नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके लेबोरेटरी ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को एक्विप करेंगे एकदम मॉडर्न नॉलेज और स्किल्स के साथ, ताकि वो एक भविष्य के व्यक्ति बन सकें। यहाँ पर देखिए 21st सेंचुरी में जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो 5+3+3+4 का अप्रोच अपनाता है। पहले 10+2 का मॉडल था, 10 साल की पढ़ाई प्लस 12th यानी कि 10+2। अब इस मॉडल में को चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए आप पहले जो प्रिपरेटरी स्कूल होता है, प्रेप स्कूल होता है या आंगनवाड़ी स्कूल होता है, उसके बाद यूकेजी, एलकेजी, फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्लास सेकंड तक का ये 5 हो गया। फिर क्लास 5 तक का यहाँ पर आ गया +3, फिर ये आ गया प्लस 8th क्लास तक और फिर 12वीं क्लास तक। ये पूरा मॉडल है इसमें। तो इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोग्राम पर फोकस किया जाएगा, टीचर्स ट्रेनिंग पर, स्किल डेवलपमेंट पे और लर्निंग को प्रायोरिटाइज किया जाएगा मदर टंग में। बेसिक प्रैक्टिसेस हम उन्हें इस तरीके से सिखाएंगे कि वो विश्व मानव बन सके, यानी कि ग्लोबल सिटीजन बन सके। ये जो सिस्टम है 5+3+3+4 का मैंने आपको बता दिया है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा है। 5 साल फाउंडेशनल स्टेज में क्लास 2 तक, 3 साल प्रिपरेटरी स्टेज में क्लास 5 तक, 3 साल मिडिल स्टेज में क्लास 8 तक और 4 साल सेकेंडरी स्टेज में यानी कि क्लास 12 तक। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेज है जिसमें बच्चा धीमे धीमे चीजों को सीख जाएगा। तो आर्टिकल श्रेष्ठ स्कीम के बारे में है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। फुल फॉर्म है स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। तो सबसे पहले तो आप इस बात को स्पेसिफाई कर सकते हो कि इसके लिए कुछ एरियाज टारगेट किए जाएंगे जहां पर ये रेसिडेंशियल स्कूल्स वर्क करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हाई क्वालिटी एजुकेशन इंपार्ट करनी है मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक प्री कंडीशन और है कि वो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स पुअर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट होने चाहिए। अब यहां पे उनके लिए केवल शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट होना जरूरी नहीं है, मतलब केवल इतने से बात बनेगी नहीं। ये जो पॉवर्टी वाली कंडीशन है इसको भी इसमें इंपोज किया गया है, और अगर वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं तो उन्हें सीबीएसई एफिलिएटेड रिप्यूटेड रेसिडेंशियल स्कूल्स में एडमिशंस मिल जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेरिटोरियस हो, ये कैसे पता चलेगा? एक एंट्रेंस टेस्ट ले लेंगे। पुअर हो, इसका एक पैरामीटर है, और शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हो, ये तो स्पेसिफाई हो जाता है। तो देखिए, अगर वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं क्लास 8th और 10th, तो वो एलिजिबल हैं इस किसी भी एकेडमिक ईयर में। तो वो इस जो इसका एग्जाम होगा उसको देकर श्रेष्ठ स्कूल्स में जा सकते हैं। केवल वही शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनकी फैमिली की जो एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख से कम हो। ये है पॉवर्टी का पैरामीटर। इससे कम होगी तभी वो इसमें खुद को जाके एनरोल कर पाएंगे या इसका एग्जाम दे पाएंगे। एडमिशन के लिए एक टेस्ट होगा जिसको नाम दिया गया है नेट्स। फुल फॉर्म है नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर श्रेष्ठ। इस एग्जाम को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही कंडक्ट करवाएगी क्लास 9th और क्लास 11th के बच्चों के लिए। जो बच्चे सक्सेसफुल होंगे उनकी ई काउंसलिंग प्रोसेस के बाद देश में जहां भी वो चाहते हैं अपने एकेडमिक कैपेसिटी के बेसिस पे कि वो एनरोल होना चाहते हैं श्रेष्ठ स्कूल्स में, वो हो सकते हैं। सिग्निफिकेंस ये है कि इससे शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स जो मेरिटोरियस हैं लेकिन पुअर हैं, इसकी वजह से हायर क्वालिटी एजुकेशन नहीं अवेल कर पाते बिकॉज उनकी स्कूलिंग वीक रह जाती है। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2021 के बारे में है। अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में इस संबंध में एक पिटीशन फाइल की गई जिसमें यह कहा गया कि किसी सिंगल मैन या किसी मैरिड वुमेन को यह अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए कि वो सरोगेसी ऑप्ट कर सके। इसके तहत कमर्शियल सरोगेसी को डीक्रिमिनलाइज करने की डिमांड की गई। फर्दर यह भी कहा गया कि ये राइट टू प्राइवेसी के एम्बिट में आता है कि कोई व्यक्ति सरोगेसी ऑप्ट करना चाहता है या फिर नहीं। इस संबंध में आपको सरोगेसी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये कानून जनवरी 2022 में इफेक्टिव हुआ, जिसके तहत कमर्शियल सरोगेसी को पूरी तरीके से रोक दिया गया। कमर्शियल सरोगेसी में क्या होता था? सपोज करते हैं कि पर्सन ए मैरिड है पर्सन बी से, मतलब ये एक कपल है। किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से ये बच्चा पैदा करने की स्थिति में नहीं है, तो ये कपल पर्सन सी के पास जाते हैं जो कि एक लेडी है। उनसे ये कहा जाता है कि ये पर्सन ए और बी के बच्चे को अपने यूट्रस में बियर करें, जिसके बदले में उन्हें कुछ पैसे दिए जाएंगे। ये जो पूरा मामला होगा ये कमर्शियल सरोगेसी का होगा, और पर्सन सी जो कि एक लेडी है उन्हें सरोगेट मदर कहा जाएगा। इसका एक पूरा बिजनेस चल गया था जिसमें कई तरीके के चैलेंजेस भी आते थे, जिसमें कई दफ़ा ऐसा होता था कि ऐसा कोई कपल जिसने सरोगेट मदर को बच्चा बियर करने को कहा, बाद में वो बच्चे को लेने से इनकार कर देते थे।
पैसे देने से इनकार कर देते थे, या मान लीजिए जो बच्चा है वो दिव्यांग पैदा हुआ तो बच्चे को लेने से मना कर देते थे। बहुत तरीके की अनएथिकल सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती थी। फर्दर कई दफ़ा जो ये पर्सन सी हैं इनको बच्चे के साथ अटैचमेंट हो जाता है तो वो आते थे, बच्चे को फिर भी लेके चले जाते थे क्योंकि उनका एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था। ऐसी हर सिचुएशन को अवॉइड करते हुए ये सरोगेसी का जो एक्ट है इसने कमर्शियल सरोगेसी को पूरी तरीके से बैन कर दिया। हालांकि फिर भी जो एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी है उसे अलाउ किया गया, मतलब कोई अपनी स्वेच्छा से किसी कपल के लिए बच्चा पैदा करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन वो उसके बदले में पैसे नहीं ले सकती, केवल उन्हें मेडिकल एक्सपेंस या इंश्योरेंस कवरेज ही दिया जा सकेगा और कुछ और भी कंडीशंस अप्लाइड रहेंगी। एक नेशनल बोर्ड बनाया जाएगा जो कोड ऑफ कंडक्ट को सही तरीके से देखेगा किसी भी ऐसे क्लिनिक के लिए जो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के क्लिनिक्स हैं, जो सरोगेसी को फैसिलिटेट करते हैं, उन्हें इसके एम्बिट में रखा जाएगा। फर्दर कोई भी बच्चा या कोई भी जो एम्ब्रॉयो है उसकी जेनेटिक टेस्टिंग भी करी जाएगी। कोई भी ऐसा बच्चा जो कि ART के थ्रू पैदा किया जा रहा हो, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के थ्रू। ART क्या होता है अभी हम समझेंगे। जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है वो ART का ही पार्ट होता है, दैट वी विल अंडरस्टैंड। इसके तहत देखिए क्रायो प्रिजर्वेशन प्रोसेस जो है स्पर्म का और एम्ब्रॉयो का, उसे भी स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की गई अंडर दिस एक्ट। क्रायो प्रिजर्वेशन में किसी ऐसे लिक्विड में, नाइट्रोजन में जो स्पर्म है या एम्ब्रॉयो है उसे सेफ रखा जाता है लंबे समय के लिए। नेशनल रजिस्ट्री को भी कॉन्स्टिट्यूट करने की बात की गई, जिसके तहत हम एक सेंट्रल डेटाबेस तैयार करेंगे जो नेशनल बोर्ड को असिस्ट करेगा कि पूरी पॉलिसी अच्छी तरीके से फंक्शन में रहे। एलिजिबिलिटी क्या है अगर कोई सरोगेट मदर ऑप्ट करना चाहता है सरोगेसी के लिए, जो कि एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी हो, कमर्शियल ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कपल को एक प्रूवन इनफर्टिलिटी होनी चाहिए, मतलब ये क्लियर हो कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते। कपल इंडियन सिटीजन हो और उनके विवाह को कम से कम 5 साल बीत चुके हों। यही चीज़ आप एज स्पेसिफिकेशन में भी आप देख सकते हैं, मतलब फीमेल की उम्र कम से कम 23 होनी चाहिए और 23 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और मेल की 26 से 55, वही 5 साल वाला मामला है। 18 से 23 5 साल हो जाएगा और 21 से 26 5 साल हो जाएगा। जो कपल है उनके पास कोई सर्वाइविंग चिल्ड्रन नहीं होना चाहिए, वो बायोलॉजिकल अडॉप्टेड या सरोगेट कुछ भी नहीं होना चाहिए। हालांकि कोई ऐसा बच्चा हो सकता है जो मेंटली या फिजिकली चैलेंज्ड हो या किसी ऐसे डिसऑर्डर से खतरे में हो जिसकी जान जाने का, मतलब उस बच्चे की जान जाने का खतरा हो। सरोगेट मदर कौन बन सकता है? सरोगेट मदर बनने की कंडीशन ये है कि वो उनकी क्लोज रिलेटिव होनी चाहिए, मेडिकली फिट होनी चाहिए, वो ऑलरेडी मैरिड हो और उनके पास अपना खुद का एक बच्चा होना चाहिए। उनकी उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वो अपने जीवन में सिर्फ एक बार ही सरोगेट मदर बन पाएंगी। ये अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी के कुछ प्रावधान हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी कि ART की। ART एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके जरिए हम इनफर्टिलिटी को ट्रीट करते हैं या उसका एक ऑप्शन निकाल लेते हैं। यहाँ पे वुमेन एग को मैन के स्पर्म के साथ फर्टाइल किया जाता है, जिसमें हम देखिए जो वुमेन की बॉडी है उससे एग को निकाल लेते हैं और स्पर्म के साथ मिक्स करके एम्ब्रॉयो बनाते हैं और इस एम्ब्रॉयो को वापस से वुमेन की बॉडी में रख दिया जाता है। इसके माध्यम से बच्चे पैदा किए जाते हैं। इसे असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बहुत ही कॉमन तरीका है ART का। कई दफ़ा क्या होता है कि यहाँ पर हम डोनर एग या डोनर स्पर्म का इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर पहले से ही जो फ्रोजन एम्ब्रॉयो है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। कई दफ़ा जो एम्ब्रॉयो होता है उसे उस लेडी के यूट्रस में नहीं रखा जाता जिनसे एग निकाला जाता है, बल्कि किसी सरोगेट कैरियर के जो यूट्रस है या बॉडी है उसमें रख दिया जाता है। तो इस तरीके से जो ART है वो वर्क करता है। यहाँ पर देखिए एक प्रश्न पूछा गया था प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर के बारे में। ये कहा गया था कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये किसके लिए इस्तेमाल की जा रही है, जो कि एक प्रकार की ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है। सही जवाब इसका D था। माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज ऑफस्प्रिंग्स में ना जाए उसको रोकने के लिए ऐसा किया जाता रहा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स के बारे में है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑब्जर्व किया गया था 7 तारीख को और इसी रेफरेंस में यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने रिलीज किया चौथा स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22 के लिए। ज़रूरी सवाल होगा कि किसने जारी किया, और सही जवाब है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि फसाई के द्वारा इसे जारी किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। इसके माध्यम से क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस मेजर किया जाएगा स्टेट्स एंड यूटीज़ का 5 पैरामीटर्स के बेसिस पे कि वहाँ पर फूड सेफ्टी के जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। ये पैरामीटर्स हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा डिसाइड किए गए हैं। ये 5 पैरामीटर्स हैं जिनका प्रॉपर वेटेज भी है। ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा का 20% वेटेज, कंप्लायंस का 30% वेटेज, फूड टेस्टिंग, इंफ्रा और सर्विलांस का 20% वेटेज, ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग का 10% वेटेज और कंज्यूमर एम्पावरमेंट का 20% वेटेज यहाँ पे डिसाइड किया गया है। हमारा नेक्स्ट पार्ट देखिए इसी में है कि फूड सेफ्टी इंडेक्स में क्या निकल के आया है। ओवरऑल देखिए तमिलनाडु ने टॉप किया है। अगर आप लार्जेस्ट स्टेट्स की बात करते हैं 20 बड़े राज्यों में तमिलनाडु टॉप पर है। सेकंड नंबर पे आता है गुजरात और थर्ड पे महाराष्ट्र।
छोटे राज्यों में गोवा टॉप करता है, उसके बाद मणिपुर और सिक्किम का नंबर आता है। यूटीज में जम्मू एंड कश्मीर टॉप पर है, दिल्ली एंड चंडीगढ़ उसके बाद आते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एंड इंडोर्समेंट फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट 2022। ये भी हाल ही में रिलीज़ किया गया। ये गाइडलाइंस जो हैं वो अभी हाल ही में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा रिलीज़ की गई है। इन गाइडलाइंस में क्या बताया? गाइडलाइंस में यही था कि आप कैसे गलत एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। कई तरीके के फालसी एडवर्टीजमेंट्स किए जाते हैं अपने ब्रांड को बेचने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। उसे CCPA रोकने की कोशिश करता है। क्या प्रोविजंस किए गए हैं, गाइडलाइंस दी गई हैं, बता देता हूँ मैं आपको। अगर कोई भी ऐसा आर्टिकल है, कोई भी ऐसा गुड है जो बच्चों को बेचा जा रहा है, बच्चों को टारगेट करके बेचा जा रहा है, और उसमें कुछ भी ऐसा है जिसकी वजह से उसमें हेल्थ वार्निंग देनी हो, या बच्चे उसे नहीं खरीद सकते, है तो बच्चों के लिए लेकिन खरीद केवल बड़े सकते हैं, ऐसे किसी भी प्रोडक्ट को कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी इंडोर्स नहीं करेगी जो स्पोर्ट, म्यूजिक या सिनेमा में शामिल हैं, क्योंकि इन पर्सनैलिटीज़ का बच्चों के ऊपर डायरेक्ट प्रभाव होता है। फिर वो परसुएड करेंगे या प्रेशराइज करेंगे माता पिता को उन प्रोडक्ट्स को खरीदने को लेकर, जबकि वो उनके लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं। इसी उद्देश्य से ऐसा किया गया। देखिए, एडवर्टीजमेंट के कई सारे तरीके होते हैं जो मिसलीडिंग होते हैं। मैं उन तरीकों के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि इस गाइडलाइन में सरोगेट एडवर्टाइजमेंट को प्रोहिबिट किया गया है। सरोगेट एडवर्टाइजिंग क्या होती है? जैसे मान लीजिए कि किसी एक प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट को बैन कर दिया गया ताकि उस प्रोडक्ट को डिस्करेज किया जा सके, क्योंकि वो हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, तो उस प्रोडक्ट को अब एडवर्टीज नहीं किया जा सकता। तो कंपनीज क्या करेंगी कि उस प्रोडक्ट को एडवर्टीज नहीं करेंगे, बल्कि उसी नाम के किसी अन्य प्रोडक्ट को एडवर्टीज करना शुरू कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे इंपीरियल ब्लू, जो इंपीरियल ब्लू था वो एक व्हिस्की का ब्रांड था। जब सरकार ने लिकर के एडवर्टीजमेंट को बैन कर दिया तो वो इंपीरियल ब्लू जो व्हिस्की है उसे एडवर्टीज नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने इंपीरियल ब्लू नाम से सीडी बेचनी शुरू कर दी। आप भले ही सीडी बेच रहे हो, लेकिन लोगों के दिमाग में जो नाम है इंपीरियल ब्लू का वो व्हिस्की का है, तो काइंड ऑफ आप व्हिस्की एडवर्टीज तो नहीं कर रहे हो, लेकिन वो इनडायरेक्टली एडवर्टीज हो रहा है। तो कई बार ऐसा लोग करते हैं कि लिकर का ऐड जब बैन कर दिया गया तो फिर वो सोडा बेचने लगेंगे, उसी नाम का सीडी बेचने लगेंगे, इवन हॉलिडे पैकेजेस बेचने लगेंगे। तो आप ये भी नहीं कर सकते, बिकॉज इसे सरोगेट एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। कई बार क्या होता है कि आपको कोई प्रोडक्ट कहा जाता है कि फ्री है, लेकिन फिर उसमें कुछ ना कुछ चार्जेस ऐड कर दिए जाते हैं। तो इसमें मामला ये है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए कंज्यूमर को कुछ भी देना पड़ रहा है, कुछ भी पे करना पड़ रहा है, तो आप उसके लिए फ्री एडवर्टीजमेंट क्लेम नहीं कर सकते। तीसरा है बेट एडवर्टाइजमेंट, जिसमें कहा जाता है कि लिमिटेड टाइम ऑफर है, आइए, और किसी सामान को कम कीमत पे दिया जाता है सेल लगा के। लेकिन इसमें क्या ट्रिक करते हैं कि जब आप सेल में जाओगे, जैसे मान लीजिए कि कोई 20,000 का टेलीविज़न है, या तो उसको बोलेंगे कि हम 8,000 में आपको दे रहे हैं। जब आप टेलीविज़न खरीदने जाओगे तो बोलेंगे ये तो आउट ऑफ स्टॉक है, आप इसकी जगह पे ये वाला ले लीजिए, ये भी स्टॉक में है 15,000 वाला। तो वो जो आपको एडवर्टीज़ कर रहे हैं वो बेच ही नहीं रहे हैं, वो उनके पास है ही नहीं, वो बेच कुछ और रहे हैं, बस वो एडवर्टीज़ करके आपको बुला रहे हैं। तो इस प्रकार की एडवर्टाइजिंग को बेट एडवर्टाइजिंग कहा जाता है, जहां पर किसी सामान की कीमत को कम करके एडवर्टीज किया जाता है, जबकि वो आउट ऑफ स्टॉक होता है या स्टॉक में बहुत कम होता है। तो इस संबंध में रेगुलेशंस लगाए गए हैं। इसके अलावा डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग, जहां पे जो चीज़ बताई जाती है वो एक्चुअली में होती नहीं है, ये भ्रामक एडवर्टाइजिंग होती है। जैसे एक आता था पावर बार, उसमें बोलते थे कि आप इसको खाओगे तो आपको एनर्जी मिल जाएगी, जबकि उसको खाने से कोई एनर्जी मिलती नहीं थी, उसमें होता था खूब सारा शुगर, जिसको खाने से फैट भी बढ़ता था। तो इस तरीके का आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, जो आप एडवर्टीज कर रहे हो वो है ही नहीं प्रोडक्ट। फर्दर, अगर कोई इंडियन सिटीजन है जो देश के बाहर रह रहा है, तो वो कोई भी ऐसा एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता जिस प्रकार का एडवर्टीजमेंट कोई ऐसा व्यक्ति भारत में नहीं कर सकता, या जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं ये उनके लिए बार है, तो आप बाहर जाके भी वो नहीं कर सकते। इस तरीके के रेगुलेशंस यहाँ पे लगाए गए हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गाइडलाइंस के बारे में है, जिसके माध्यम से जो चाइल्ड पार्टिसिपेशन है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, हम उसे रेगुलेट करेंगे। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट यानी कि NCPCR ने अभी हाल ही में ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की हैं उन बच्चों के लिए जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं। आपने देखा होगा टेलीविजन में कई सारे बच्चे काम करते हैं, मूवीज़ में, सिनेमा में, रियलिटी शोज़ में। कई बार तो जो इन्फेंट बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, वो भी इन एंटरटेनमेंट शोज़ का हिस्सा होते हैं। किसी बच्चे का जन्म हुआ तो वहाँ पे एक बच्चा जाएगा ना, जो उसमें एक्ट करेगा, अनकॉन्शियसली एक्ट करेगा। तो छोटे छोटे बच्चे भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पार्ट होते हैं। NCPCR ने इस संबंध में गाइडलाइंस जारी की हैं ताकि जो बच्चे इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके ऊपर कोई फिजिकल या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ना आए। कवरेज में देखिए कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जो इन गाइडलाइंस के एम्बिट में आएंगे, जैसे रियलिटी शोज, सीरियल्स, न्यूज़ एंड इंफॉर्मेटिव मीडिया, मूवीज़, जो OTT पे कंटेंट जाता है, सोशल मीडिया का कंटेंट, कमर्शियल एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ जिसमें बच्चे शामिल होते हैं, ये सब इस गाइडलाइन के एम्बिट में आ जाएंगे। क्या प्रोविजंस हैं? सबसे पहले तो अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। जो बच्चे के गार्जियन हैं
जो बच्चे को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लगा के पैसा कमा रहे हैं, वो अकाउंटेबल होंगे अगर बच्चे को कोई भी दिक्कत होती है तो अगर बच्चा शूटिंग पे गया है तो उनमें से पेरेंट्स में से कोई एक या लीगल गार्जियन या कोई भी नोन पर्सन शूटिंग के दौरान वहां प्रेजेंट रहेगा। अगर बच्चा इन्फेंट है, छोटे बच्चे, बिल्कुल 1 साल से कम उम्र के बच्चे भी एक्ट का हिस्सा बन जाते हैं, तो जो माता पिता में से कोई एक है वो तो वहां रहेंगे। इसके अलावा एक रजिस्टर्ड नर्स भी वहां पे प्रेजेंट रहेगी। अगर बच्चे को कोई दिक्कत होती है तो वो वहां पे उपस्थित रहे। चाइल्ड एजुकेशन पे भी ध्यान दिया जाएगा। यहां पे प्रोड्यूसर जो उस शो को बना रहे हैं उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो इस बात को देखें कि जो बच्चा उनके शो में काम कर रहा है उसका स्कूल मिस ना हो, उसको न्यूट्रिशियस फूड मिले, वाटर मिले। ये सारी चीजें उस प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी होगी। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जो भी बच्चे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। कई सारे कानून हैं जिनके प्रोविजंस इस गाइडलाइन के भीतर आ जाएंगे, जैसे कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015, चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट ऑफ 2012, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। ये सब इस गाइडलाइन का हिस्सा होंगे। कौन सी एक्टिविटीज होंगी जो प्रोहिबिटेड होंगी? किसी भी बच्चे को अल्कोहल कंज्यूम करते हुए नहीं दिखाया जाएगा, स्मोकिंग करते वक्त नहीं दिखाया जाएगा, या कोई भी ऐसा सब्सटेंस या कोई भी ऐसी एक्टिविटीज जो एंटी सोशल है उसमें उन्हें एंगेज नहीं दिखाया जाएगा। दूसरा, किसी भी बच्चे को न्यूडिटी में इन्वॉल्व करके नहीं दिखाया जाएगा। ये सारी चीजें बिल्कुल प्रोहिबिटेड होंगी। सैलरी रिलेटेड नॉर्म्स क्या है? एटलीस्ट जो 20% इनकम बच्चा काम करके कमाएगा वो एक एफडी में डिपॉजिट किया जाएगा। जब बच्चा अपनी एक लीगल एज अटेन कर लेगा तब उसके अकाउंट में उसे क्रेडिट कर दिया जाएगा। मतलब बच्चे की बाकी इनकम को तो माता पिता कंज्यूम कर ही रहे हैं, हो सकता है बच्चे के लिए भी इस्तेमाल करते होंगे, बट 20% उसे बिल्कुल सिक्योर कर दिया जाएगा ताकि जब वो लीगल एज में पहुंच जाए तो वो उस पैसे का इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। यहां पर देखिए, अगर इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाता है तो पीनल प्रोविजंस भी होंगे जो कि काफ़ी सख्त है। गाइडलाइंस को वायलेट करने पर जेल तक हो सकती है। जो पेनल्टीज होंगी वो कई सारे कानूनों के एम्बिट में होंगी, जैसे कि चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट 1986, पॉक्सो एक्ट 2012 एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। यहां पर देखिए एक प्रश्न है 2017 का, ये फंडामेंटल राइट का एक क्वेश्चन है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के एम्बिट में क्या आता है, यही पूछा गया है। 4 पॉइंट्स हैं। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज। ये दोनों नहीं आएंगे, ये आ जाएगा। मतलब 1 and 4 इज द आंसर, सी विल बी द आंसर। आर्टिकल जो कि PGI-D के बारे में है। डी का मतलब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है। क्या है ये? दैट इज परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का परफॉर्मेंस कैसा है हम उसे एक इंडेक्स के माध्यम से ग्रेड्स में बताएंगे। लेकिन किस बात का परफॉर्मेंस? ये परफॉर्मेंस होगा उनकी एजुकेशन से रिलेटेड। हाल ही में इस इंडेक्स को रिलीज किया गया है डॉसेल के द्वारा, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा, जो काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत। इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट का पहला परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट लॉन्च किया है 2018-19 और 19-20 को जो पूरा ये ड्यूरेशन है उसे यहाँ पर इवेल्युएट किया गया है। ये जो इवेल्युएशन है दैट इज ऑन द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिले के स्तर पे ये पूरा इवेल्युएशन किया गया है। कौन सा जिला अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा खराब, आपको पता चल जाएगा बाय दिस इंडेक्स। फंक्शंस क्या होंगे PGI-D के? PGI-D एसेस करेगा परफॉर्मेंस स्कूल एजुकेशन सिस्टम का भारत के, वो भी डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, जहां पर हमने एक इंडेक्स तैयार किया है जिसके माध्यम से हम एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे। उद्देश्य तो यही रहेगा कि डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में स्कूल एजुकेशन को लेकर एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर तैयार हो कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, कौन सा खराब परफॉर्म कर रहा है, लोग ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करें। इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी डॉसेल के ऊपर ही है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी के पास। जो डेटा है उसे सभी स्कूल्स जो हैं या जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बेसिकली स्कूल्स नहीं डिस्ट्रिक्ट्स, एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से फिल कर देंगे और उसी डेटा को इवेलुएट किया जाएगा। जो ग्रेड्स होंगे PGI-D में वो 10 ग्रेड्स में होंगे। 10 ग्रेड्स बेसिकली परसेंटेज के बेसिस पे होगा। 100% मान लेते हैं ये ओवरऑल इवेल्युएशन होगा, तो आप किस ग्रेड में आते हैं? 10 ग्रेड में 1 से 10% के बीच में, या 11 से 20% के बीच में, 21 से 30% के बीच में, ऐसे ही 10 ग्रेड्स डिवाइड किए गए हैं पैरामीटर्स पे किसने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट का जो ग्रेड है वो 90% के ऊपर है तो वो हाईएस्ट अचीवेबल ग्रेड माना जाएगा, जिसे नाम दिया गया है दक्ष। और अगर किसी डिस्ट्रिक्ट ने 10% से कम
परफॉर्म किया है, यानी कि 1 to 10 के बीच के स्लैब में आ रहे हैं, तो उन्हें आकांक्षी 3 इस कैटेगरी में डाला जाएगा। ऑब्जेक्टिव यही है कि डिस्ट्रिक्ट्स प्रायोरिटाइज करें स्कूल एजुकेशन में ऐसा कौन सा एरिया है जहां पर उन्हें इंटरवीन करके हाईएस्ट ग्रेड तक पहुंचने के लिए प्रयास करने होंगे। क्या निकल के आया? राजस्थान के 3 डिस्ट्रिक्ट बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं इस असेसमेंट में। उनके नाम हैं सीकर, झुंझुनू और जयपुर। इन तीनों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। यहां पर जो लोवेस्ट परफॉर्मर रहे हैं, जिनको जो स्लैब्स हैं वो परसेंटेज वाइज 1 to 50 के बीच में मिले हैं, उनमें आसाम का साउथ सालमरा मनकचर डिस्ट्रिक्ट है, अगर मैं गलत प्रोनाउंशिएट कर रहा हूं तो माफी चाहूंगा। अलीराजपुर मध्य प्रदेश का है, नॉर्थ गारो हिल एंड साउथ गारो हिल मेघालय का है, और खोवाई त्रिपुरा का है। ये इवैल्यूएशन में निकल के आया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम। ध्यान में देने वाली बात ये है कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये किन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है? ये है एप्लीकेबल फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख स्टूडेंट्स। एक और चीज़ रियलाइज़ करनी है कि ये कोई नई स्कीम नहीं है, ये पर्टिकुलर स्कीम 2011 से चली आ रही है। और किस पर्पज़ के लिए? देखो, ये जो जम्मू एंड कश्मीर से हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, लद्दाख से स्टूडेंट्स आते हैं, कहीं ना कहीं उनको एक तरह का फ़ंड प्रोवाइड किया जाए ताकि ये जो लगभग 5000 के करीब ना मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, यानी कि उन स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, कहीं ना कहीं वो बाकी कंट्री में जाके डिफरेंट जगह के जो डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर, चाहे वो प्राइवेट हों चाहे वो गवर्नमेंट हो, उनके अंदर अच्छे से जाके पढ़ पाएँ। कहीं ना कहीं जब वो अच्छे से पढ़ेंगे वो फिर फर्दर क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनके अंदर आएंगी, उनके अंदर स्किल इन्हेंसमेंट होगी। तो ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर स्कीम के आप ऑब्जेक्टिव पे समझ सकते हो, और आप समझ भी गए किन के लिए एप्लीकेबल है और किस तरह से अभी रिसेंटली इसको एक्सटेंड किया गया था, उस वजह से दोबारा ये न्यूज़ में आ गई थी। जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, दैट इज़ AICTE, इस पर्टिकुलर काउंसिल को बोला गया है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। और क्या इसके रोल है वो आप समझ ही चुके हो, तो काफ़ी एक बेसिक क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जा सकता है प्रीलिम्स के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज रिगार्डिंग आकृति प्रोग्राम। देखिए, अगर आप इसकी फुल फॉर्म ही समझ जाइए तो कहीं ना कहीं आपका ज़्यादातर काम उसी में से फुल फॉर्म में से ही आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आकृति प्रोग्राम इज रिलेटेड टू व्हाट। तो अगर सिर्फ इसकी ना हमें फुल फॉर्म ही पता हो, जैसे इसकी फुल फॉर्म क्या है, एडवांस्ड नॉलेज एंड रूरल टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन, तो कहीं ना कहीं रूरल टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस है। और साथ ही साथ यंग एंटरप्रेन्योरशिप, जो हमारा यूथ है ना, उसको कैसे प्रमोट किया जाए, उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का कैसे प्रमोशन किया जाए। आप जैसे कि जानते हो कि जो पर्टिकुलर डिकेड है, कहीं ना कहीं आने वाले 10-20 सालों में एक अलग ही वेव चल रही है एंटरप्रेन्योरशिप की, राइट। उसको फर्दर प्रमोशन के लिए रूरल टेक्नोलॉजी में कैसे उन स्किल्स को लेके आ जा सकता है, इसलिए ये पर्टिकुलर आकृति प्रोग्राम उस चीज़ से डील करता है। और ये प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है बाय BARC, दैट इज़ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और जैसा कि इसके नाम में था रूरल टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन, तो कहीं ना कहीं विलेज लेवल के ऊपर एक तरह की टेक्नोप्रेन्योरशिप, देखो ये वर्ड आपने शायद नहीं सुना होगा, तो जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप होती है ना, उसको एक तरह से बोल देते हैं। और जब विलेज लेवल पे ये सारी चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, हमारे विलेज लाइफ जो है उसको थोड़ा और एक बूस्ट मिलेगा अच्छे से, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हैं। उसके साथ ही ये जो डिफरेंट इसके अंदर सेक्टर्स को लिस्ट किया गया है, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोसेसिंग, वाटर कंजर्वेशन, फूड, एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें आकृति प्रोग्राम के अंदर कहीं ना कहीं आप देख सकते हो। इसके साथ ही देखो, अब आकृति प्रोग्राम यूथ एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस तो कर रही है, पर यूथ एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस करते टाइम लोगों के मन में अवेयरनेस क्रिएट करना भी तो ज़रूरी है, राइट। और उसी लिए बनाए गए हैं क्या, कृतिक। व्हाट इज़ दिस, नॉलेज एंड रूरल टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन केंद्र। तो एक तरह के ना केंद्र बनाए गए हैं ताकि लोगों के बीच में इस तरह की ट्रेनिंग को प्रोवाइड किया जा पाए। ये जो रूरल टेक्नोलॉजी का हमने इम्प्लीमेंटेशन करना है, यूथ एंटरप्रेन्योरशिप को हमने प्रमोट करना है, उसके लिए इनको इन पर्टिकुलर केंद्र्स को एस्टैब्लिश करने की बात करी गई है। तो आई होप आपको आकृति भी समझ आ गया एंड किस तरह से इन केंद्र ये उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प कर रहे हैं, ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।